नमस्कार, मैं डॉक्टर महिपाल चौबे, पशु पोषण विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान संकाय, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बरकच्छा की तरफ से स्वयं के कोर्स पोषण एवं आहार न्यूट्रिशन एंड फीडिंग के 5वें मॉड्यूल संतुलित आहार के सिद्धांत के 25वें व्याख्यान पोषण संबंधी आवश्यकताएं एवं उनकी गणना भाग 1 न्यूट्रिशनल नीड्स एंड देयर कैलकुलेशंस पार्ट 1 में स्वागत करता हूं। तो न्यूट्रिशनल नीड्स एंड देयर कैलकुलेशंस, पोषण संबंधी आवश्यकताएं एवं उनकी गणना। तो पोषण आवश्यकताएं क्या होती हैं? पोषक तत्वों की वो मात्रा जो स्वस्थ व्यक्तियों को अपने शारीरिक अवस्थाओं को पूरा करने के लिए भोजन से प्राप्त करनी चाहिए। द क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट दैट अ हेल्दी इंडिविजुअल मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फूड टू मीट द फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी हमारे शरीर की जो भी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो पोषक तत्व हमें आहार से लेने होते हैं उनकी मात्रा जो है वही है पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता। इसको बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारी शब्दावलियाँ थी जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और जो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जो शब्दावली वो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA, जिसके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में भी पढ़ा था कि यह अनुशंसित आहार भत्ता इसको बोलते हैं। तो यह क्या है? यह किसी भी जनसंख्या में सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रखने के लिए, लगभग सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन उपभोग में किए जाने वाले पोषक तत्वों का अनुमान है। यानी कि कितनी मात्रा में पोषक तत्व दिए जाएं कि एक जनसंख्या के 97 से 98% सभी लोग स्वस्थ रह सकें, उनके अंदर में उन पोषक तत्वों की कमी ना पाई जा सके। तो वह जो मात्रा है वही मात्रा जो है RDA कहलाता है। RDA जो है, इसमें कई बार जो हम आहार है उसको जब बनाते हैं, उसका भंडारण करते हैं, उसको पकाते हैं, तो उसमें से कुछ पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है, वो कम हो जाते हैं। तो उसके लिए उसमें सेफ्टी मार्जिन जो है, सुरक्षा मार्जिन जो है अलग से ऐड किया जाता है, वो सब भी RDA में सम्मिलित किया गया है। और यह जो RDA का जो मान है यह शिशुओं में, बच्चों में, वयस्कों में, किशोर अवस्था में, वृद्ध जनों में अलग अलग शारीरिक जो चरण होते हैं, अवस्थाएं होती हैं, उनके लिए अलग अलग RDA का मान दिया जाता है। उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की जो एक एक्सपर्ट्स की टीम है उसने संदर्भ शारीरिक भार कितना लिया है। तो जो भी संदर्भ शारीरिक भार लिया गया है वह वयस्कों की ऊंचाई का 95वां सेंटाइल, 95th सेंटाइल, जिस उसकी जो हाइट है जब पूरी हो जाती है और उस समय उसका जो वज़न होता है, उसका जो भार होता है, उसी को इन्होंने संदर्भ शारीरिक भार के रूप में लिया है। और इस संदर्भ शारीरिक भार में उन्हीं लोगों का जो उस जनसंख्या का एक ये मीडियन या मध्यम औसत वज़न है जिनका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 23 के बीच में रहा हो। बॉडी मास इंडेक्स जो है उनका 18.5 से 23 के बीच में रहा हो, ऐसे लोगों का जो औसत वज़न है उसी को यहाँ पर लिया गया है। और इसमें जो भारतीय वयस्क हैं उनकी उम्र जो है वो 19 से 39 वर्ष के बीच में ली गई है। तो जो ये वयस्क का जो मान लिया गया है वह एक वयस्क पुरुष का मान आता है लगभग 65 किलो, एक महिला का मान शारीरिक भार जो वो आता है 55 किलो। बच्चा अगर कोई है 6 महीने या 12 महीने का तो वहाँ पर यह जो औसत शारीरिक भार हो जाता है 5.8 से 8.5 किलोग्राम। और अगर बच्चों में बात करें तो पहले, दूसरे और तीसरे 3 साल यानी 9 साल में लगभग 13 किलो, 18 किलो और 25 किलो तक शारीरिक भार पहुंच जाता है। बात करें कि लड़की और लड़कियों में जो किशोरावस्था में है 10 से 12 साल, तो वहाँ पर लड़कियों का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है 36 किलो और लड़कों का वज़न 34 किलो। 13 से 15 साल में लगभग दोनों का वज़न शारीरिक भार बराबर हो जाता है और 16 से 18 साल में लड़कों का शारीरिक भार लड़कियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा यानी 64 किलो तक पहुंच जा रहा है, जबकि लड़कियों का वज़न जो है वह 55 किलो तक रह रहा है। इसके बाद आइए अब बात करते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकताएं विभिन्न पुरुष और महिलाओं में, वयस्क पुरुष
पुरुषों और महिलाओं में कितनी होती है। तो अगर कोई पुरुष है जो कि जिसकी गतिशीलता नहीं के बराबर है या वह दिन भर ऑफिस में बैठ करके दुकान पर बैठ करके काम करता है तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता लगभग 2100 किलो कैलोरी है। जब वही मध्यम स्तर का कार्य करने लगता है, शारीरिक कार्य करने लगता है, तो वह 2700 किलो कैलोरी हो जाता है और अधिक कार्य करने पर, अधिक शारीरिक कार्य करने पर यह 3400 किलो कैलोरी ऊर्जा का प्रतिदिन उसको आवश्यकता होती है। अगर यही बात महिलाओं में करें तो अलग अलग गतिविधि स्तर के हिसाब से 1600, 2100 और 2700 किलो कैलोरी की आवश्यकता एक महिला को होती है। अगर वह महिला गर्भावस्था में है तो उसको 350 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अगर वह स्तनपान की अवस्था में है तो पहले 6 महीने में 600 कैलोरी और अगले 6 महीने में यानी 7 से 12 महीने में 520 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा की आवश्यकता बच्चों में बात करें तो यह छोटे बच्चों में 530 से 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन होता है और 3-3 महीने के अंतराल पे बच्चों में कहें तो यह 1100, 1300 और 1700 किलो कैलोरी प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। अगर किशोर अवस्था में बात करें तो लड़कों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 2200 किलो कैलोरी, जबकि लड़कियों को 2200 किलो कैलोरी की ही आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उनकी ऊर्जा आवश्यकताएं 2800, 2400 या फिर 3300 और 2500, और जब वह 18 वर्ष की उम्र में आ जाते हैं तो लड़कों को ऊर्जा की आवश्यकता जो है वह 3300 किलो कैलोरी, जबकि लड़कियों को 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब इस किलो कैलोरी की जो ऊर्जा की आवश्यकता है इसको अगर हम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार में परिवर्तित करके देखना चाहें तो यह बच्चों में 80 से 90 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक भार होता है, जबकि बच्चों में यह 65 से 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम भार होता है और किशोर अवस्था में यह 55 से लेकर के 65 तक इसका मान चला जाता है। तो हम यह देख रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है यह जो ऊर्जा की आवश्यकता है प्रति किलोग्राम शारीरिक भार कम हो रही है। तो इसका कारण है कि जब भी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा जो बेसल मेटाबॉलिज्म है, जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है वह घटता जाता है। तो बेसल मेटाबॉलिज्म ही जो है हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को बताता है। तो अगर बेसल मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो प्रति किलोग्राम भार पर जो है ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती जाएगी। जैसे वह बच्चों में 80 से 90 किलोग्राम प्रति केजी था, थोड़ा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 65 से 80 हो जाता है और किशोर अवस्था में 50-55 से लेकर के 65-70 तक चला जाता है। आगे बात करते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता वयस्कों में कितनी होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता आपके कार्य, आप किस तरह की गतिविधि कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। इसीलिए अगर RDA की बात करें तो एक वयस्क पुरुष को 54-55 ग्राम प्रोटीन, जबकि एक महिला को 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यही महिला अगर गर्भावस्था में है तो उसके दूसरे और तीसरे तिमाही में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यही महिला जब गर्भावस्था में जाती है तब उसको 9 ग्राम और 22 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर वह स्तनपान करा रही है महिला तो पहले 6 महीने में उसको 17 ग्राम और अगले 6 महीने में 13 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। यानी जो एक वयस्क महिला की जो प्रोटीन आवश्यकता है उसमें हमें 17 ग्राम और 13 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन देने की आवश्यकता है। अगर बच्चों में बात करें तो बच्चों में जो है यह प्रोटीन की आवश्यकता शिशु अवस्था में 8 से 10 ग्राम प्रतिदिन होती है और हर 3 साल के अंतराल पर जो बच्चे हैं उनमें 12, 16 और 23 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। किशोर अवस्था में अगर बात करें तो यह 10 से 12 साल में लड़का या लड़की हैं तो इनको 32-33 ग्राम होती है और 13 से 15 साल में लगभग 44-45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन 16 से 18वें साल में लड़कों की जो प्रोटीन आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा लड़कियों की तुलना में हो जाती है, 55 ग्राम और लड़कियों में 46 ग्राम हो जाती है। यहाँ भी हम देख रहे हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो प्रति किलोग्राम भार पर प्रोटीन की आवश्यकता भी कम होती जाती है। यानी शिशु की अवस्था में जब वह है तो वह
1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक भार से ज़्यादा होता है, 1.4 और 1.2 होता है। और जब वह 10 साल तक की उम्र में यह लगभग 0.8 से 0.9, 0.8 से 0.9 के बराबर होता है, और किशोरावस्था में 0.8 से 0.9 के बीच में बढ़ता घटता रहता है। अब बात करते हैं वसा या फैट की रिक्वायरमेंट। तो फैट जो है कि रिक्वायरमेंट सीधे तौर पर ना दे करके इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता का 20% हिस्सा जो है जो कुल ऊर्जा की आवश्यकता है उसका 20% जो है वह फैट या वसा से प्राप्त करना चाहिए कम से कम, और जिसमें से 15% जो है वह भोज्य पदार्थों में जो वसा होता है उसके जरिए जाना चाहिए, और 15% लगभग जो है वह दृश्यमान जो वसा है यानी कि घी तेल उसके जरिए हमें प्राप्त करना चाहिए। अगर यही बात बच्चों में बात करें तो जब वह बच्चा 6 महीने तक होता है तो उसका जो वसा के जरिए जो ऊर्जा का आवश्यकता होती है वह 40 से 60% होती है, और उसको कोई अतिरिक्त वसा देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसकी माँ का जो दूध होता है उसमें यह इसी प्रकार से ही होता है कि उसकी जो वसा या फैट की आवश्यकता है वहीं से पूरी हो जाती है। लेकिन आगे की उम्र में मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल से लेकर के 18 साल तक में कुल ऊर्जा का 35 और फिर 25% हिस्सा जो है वह फैट या वसा से जाना चाहिए, जिसमें 15% जो है वह खाद्य पदार्थों के जरिए जाना चाहिए, और 15 से 20% वसा की जो आवश्यकता है वह दृश्यमान वसा यानी घी तेल के जरिए प्राप्त की जानी चाहिए। अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर सीधे तौर पर तो हमें कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका हमारे आहार में होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक इसलिए है कि जो डाइटरी फाइबर हैं वह पानी को शोषित करते हैं, और जो उसका जो भार है वो बढ़ा देते हैं, उसका द्रव्यमान जो है या उसका जो वॉल्यूम है हमारे आहार का वो बढ़ा देते हैं, और आहार को धक्का देते हैं, जिससे कि आहार आगे की तरफ बढ़ता है और उसका पाचन में इस तरीके से वो मदद भी करते हैं। तो जो डाइटरी फाइबर या आहार है इसके लिए पहले कोई रिकमेंडेशन या सिफारिश नहीं की जाती थी, लेकिन इस बार की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट में पहली बार यह सिफारिश किया गया है कि ऊर्जा का सेवन जो है वह कि आहार का सेवन ऊर्जा के सेवन के हिसाब से किया जाना चाहिए। यानी अगर कहें तो प्रति 1000 किलो कैलोरी के सेवन पर 15 ग्राम फाइबर रेशेदार भोजन का भी सेवन होना चाहिए। यानी अगर कोई एक वयस्क आदमी 2000 किलो कैलोरी का आहार सेवन करता है तो उसके आहार में लगभग 30 ग्राम डाइटरी फाइबर भी होना चाहिए, और यह चाहे महिला गर्भावस्था में हो या स्तनपान की अवस्था में हो उससे इस पे बहुत ज़्यादा फर्क इसकी जो आवश्यकता है उस पर फर्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वह आहार में हमारे होना आवश्यक है, क्योंकि वह हमारे इसकी जो मात्रा और गुणवत्ता होगी जो कार्बोहाइड्रेट की या स्टार्च की वो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारी पुरानी बीमारियां है ना, बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां या गैर संचारी रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज उनको रोकने में भी यह जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और उसकी गुणवत्ता उसकी क्वालिटी दोनों ही इनका प्रभाव रहता है। तो NIN की रिपोर्ट के हिसाब से एक मनुष्य को प्रतिदिन लगभग 100 से 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन अवश्य करना चाहिए, और यह सेवन जो है एक उम्र से लेकर के वयस्क अवस्था तक जो है एक मनुष्य को या बच्चे को किशोर को 100 से 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कम से कम न्यूनतम सेवन अवश्य करना चाहिए। यह सेवन उसके शरीर के साथ ही साथ उसके जो ब्रेन या मस्तिष्क की ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट यानी उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे खनिजों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं की। तो जो खनिज है इसमें मुख्य रूप से जैसे कैल्शियम है, इस टेबल में भी हम देख पा रहे हैं कि पुरुष है या महिला है या वह किसी भी स्थिति में उसका शारीरिक गतिविधि का स्तर जो भी हो,
कैल्शियम की जो आवश्यकता है वह 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन है। लैक्टेशन यानी कि स्तनपान की अवस्था में थोड़ा सा 200 मिलीग्राम और बढ़ जाता है, यानी 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और बच्चों में या किशोर अवस्था में यह 500-600 मिलीग्राम से लेकर के 800 और 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। उसी तरह से मैग्नीशियम भी हम देख रहे हैं कि वयस्कों में 350 से 400 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है और बच्चों में 250 से 300, 350, किशोरावस्था में 350 मिलीग्राम प्रतिदिन मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। खास ध्यान दें, जो आयरन है, आयरन की आवश्यकता एक वयस्क पुरुष में 19 ग्राम है, जबकि महिला में, एक वयस्क महिला में 29 ग्राम, लगभग 30 ग्राम के बराबर, यानी पुरुष से 1.5 गुना अधिक आयरन की आवश्यकता होती है महिलाओं को। और महिला अगर इसका कारण है कि महिलाओं में जो है मासिक धर्म होता है, जिसके ज़रिए जो है रक्त के जरिए जो है आयरन है उसका ह्रास होता है, वो शरीर से बाहर हो जाता है। तो उसकी पूर्ति बनाए रखने के लिए शरीर में जो आयरन का स्तर है उसको बनाए रखने के लिए महिलाओं को, माताओं और बहनों को अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। और जब गर्भावस्था है और स्तनपान की अवस्था है तो यह आयरन की आवश्यकता थोड़ी सी कम, यानी 2723 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाती है। बच्चों में अगर बात करें तो बच्चों में लगभग यह 10 से 15 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। और किशोर अवस्था में जो लड़कियां होती हैं उनमें 12 साल के बाद से इसकी आवश्यकता लड़कों की तुलना में लगभग 1.5 गुना या 1.5 गुना तक हो जाती है। उसका भी कारण फिर से वही है कि उनमें जो है हर महीने जो रक्त का या के जरिए आयरन का जो लॉस होता है, ह्रास होता है, उसकी पूर्ति को बनाए रखने के लिए। बात करें जिंक की, तो पुरुषों में जिंक की मात्रा अधिक आवश्यकता, उनको अधिक मात्रा चाहिए होती है, अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक बहुत ही प्रमुख घटक है यह जिंक खनिज। तो उसको बनाए रखने के लिए वयस्क पुरुषों को जिंक की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि महिलाओं को 13 से 14 मिलीग्राम जो है जिंक से उनकी आवश्यकता पूर्ति की जा सकती है। और यह जब बाल्यावस्था में है तो 4 से 5 मिलीग्राम इसकी आवश्यकता होती है। और किशोर अवस्था में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अंतिम 16 से 18 साल में लड़कों को करीब 17 मिलीग्राम और लड़कियों को 14 मिलीग्राम जिंक की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। आयोडीन की बात करें तो यह पुरुष और महिलाओं दोनों में 140 माइक्रोग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन गर्भावस्था और स्तनपान में, चूँकि गर्भावस्था में आयोडीन जो है वह माँ के उदर में, जो पेट में भ्रूण का जो विकास हो रहा है, उसके लिए आयोडीन का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल होता है, कार्य होता है। और यह थायराइड ग्लैंड को भी बनाए रखने में मदद करता है। तो इसीलिए गर्भावस्था के दौरान माताओं बहनों में जो है आयोडीन की मात्रा जो है वो ज़्यादा उसकी आवश्यकता होती है, और यह लगभग 220 से 280 माइक्रोग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। बाकी अगर किशोर अवस्था में बात करें तो यह वयस्कों के बराबर लगभग 100 से 140 माइक्रोग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। बात करते हैं विटामिन संबंधी पोषक आवश्यकताओं की, तो इसमें सबसे पहले जैसे थायमिन है, तो जिनको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, थायमिन, राइबोफ्लेविन और नायसिन, ये तीनों जो जल में घुलनशील विटामिन्स हैं, यह ऊर्जा के चयापचय, ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में इनका को फैक्टर की तरह से ये तीनों विटामिन्स काम करते हैं। तो जैसे जैसे पुरुषों में या महिलाओं में कार्य का, गतिविधि का स्तर बढ़ता जाता है, तो थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन का रिक्वायरमेंट या आवश्यकता जो है वो भी बढ़ती जाती है। तो अगर एक पुरुष में कहें तो यह 1.8 मिलीग्राम और महिला में 1.7 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। राइबोफ्लेविन यह जो है 2.5 मिलीग्राम और महिलाओं में लगभग 2.4 मिलीग्राम इसकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और
नियासिन जो है वह गर्भावस्था या स्तनपान की अवस्था में इसकी जो आवश्यकता होती है वह बढ़ जाती है। 2 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम अतिरिक्त आवश्यकता होती है। एक खास बात और ध्यान दें कि विटामिन में जो फोलिक एसिड है वह वयस्क पुरुष और महिला में 200 और पुरुष में 300 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान जो फोलिक एसिड है उसकी आवश्यकता महिलाओं में 200 से की जगह 570 यानी लगभग 3 गुना तक बढ़ जाती है। इसका कारण है कि जो उनके पेट में भ्रूण पल रहा है उदर में, उस भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उससे बचाव के लिए वह जो है वहाँ पर फोलिक एसिड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और इसीलिए एक वयस्क महिला की तुलना में गर्भावस्था में महिला को फोलिक एसिड की बहुत ज़्यादा 3 गुना अति आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करें विटामिन B12 तो लगभग सभी, चाहे वो वयस्क हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हों या किशोर अवस्था, या लगभग 2 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में थोड़ा सा इसकी रिक्वायरमेंट या फिर स्तनपान की अवस्था में बढ़ जाती है। अगर बात करें विटामिन D की तो विटामिन D लगभग सभी अवस्थाओं में 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट्स प्रतिदिन आवश्यकता होती है। विटामिन A जो है 1000 पुरुषों में और 840 माइक्रोग्राम महिलाओं में इसकी आवश्यकता होती है। विटामिन C की आवश्यकता 80 और 65 होती है पुरुष महिलाओं में। लेकिन गर्भावस्था या फिर स्तनपान जो सबसे बड़ा स्ट्रेस पीरियड होता है, गर्भावस्था और स्तनपान, उस समय चूँकि विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है तो इसीलिए इसकी गर्भावस्था और स्तनपान के समय में इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। बात करते हैं जल की, तो जल के लिए बहुत स्टैंडर्ड उस तरीके से आवश्यकता का जो है मान नहीं दिया गया है, लेकिन इसको हम फिर भी इसका मान पता करते हैं। वह जो है फैक्टोरियल मेथड यानी क्रम गुणित दृष्टिकोण के आधार पर करते हैं। तो इसमें हम ये देख के पाते हैं कि जो पुरुष है उसमें करीब 32 से 35 मिलीलीटर वाटर प्रति किलोग्राम उसके शारीरिक भार के हिसाब से चाहिए होता है, जबकि महिला को 27 से 50, बच्चों में 60। तो हम ये देख पा रहे हैं कि प्रति किलो शारीरिक भार में जो है बच्चों में जो इसकी जो आवश्यकता है जल की वो ज़्यादा होती है, अधिक होती है जो है वयस्क महिला या पुरुष की तुलना में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जल की आवश्यकता थोड़ी सी कम होती जाती है। और बच्चों में सबसे ज़्यादा 60 ml पानी जो है प्रति किलोग्राम शारीरिक भार की आवश्यकता होती है। एंटीऑक्सीडेंट, हमारे आहार में कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो NIN की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई भी महिला या पुरुष 500 ग्राम फल और सब्जियों का सेवन प्रतिदिन करते हैं तो उनको जो एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन हैं जैसे बीटा कैरोटीन, विटामिन C है, वो उनको मिल जाते हैं। और साथ ही साथ जो कुछ गैर पोषक एंटीऑक्सीडेंट हैं जैसे पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स, इनकी भी मात्रा की आवश्यकता को वो पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में वनस्पति तेल यानी कि जो तेल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि विटामिन E की भी आवश्यकता जो है वो पूरी की जा सकती है। ये जितने भी हमने आवश्यकताओं के बारे में बात की, तो NIN की एक रिपोर्ट है, शॉर्ट समरी रिपोर्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स इन इंडियंस। भारतीय समाज में RDA और एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट की कितनी आवश्यकता है, यह इस बुक में जो है, इस किताब में दी गई है। यह किताब इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। तो इस किताब के जरिए हम विस्तृत में देख सकते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में जो भारतीय महिला या पुरुष हैं या बच्चे हैं, अलग अलग अवस्था में, अलग अलग शारीरिक जीवन चरण में उनको कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसका विस्तृत जो है वर्णन इस किताब में किया गया है। तो उस किताब का भी हम अवलोकन कर सकते हैं। धन्यवाद।